अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पिछले हफ्ते जब एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था और दुनिया रवां दवां थी चीन की जानिब, तो जो आपका एनालिसिस था वो अब हालात वाक़या से हम आहंग है, उससे मुताबिकत रखता है और वही आउटकम्स हमें देखने में आए। आपने अपने तज्ज़िये में कहा था कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसकी निशानियाँ वाज़ेह होती जा रही हैं, और आपने अपने तबसरे में ये भी फरमाया था कि एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बेशक अब हम अपनी जगह, लेकिन सिग्नलिंग हो रही है। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो अमेरिका और मगरिब को कैसे नज़र आ रहे हैं, उनके लेंस से वो क्या देख रहे हैं, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। और इस इजलास में शिरकत करके क्या मिला चाइना को, पूरी दुनिया को बुला के, मदऊ करके, मैसेज दे के, मोदी जी क्यों गए इंडिया, और रशिया के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या था, पाकिस्तान और बाकी ममालिक बाद में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस एससीओ समिट के और उसके बाद परेड से जो टारगेट्स मतलूब थे वो पूरे हो गए, हासिल हो गए? बहुत अहम सिग्नल, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को। और वो सिग्नल ये है कि पहले तो बातें होती थी कि चाइना बड़ी ग्रो कर रहा है, एक दिन आएगा चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, और चाइना में बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। इस किस्म की बातें होती थी कि चाइना इस वक्त, हालांकि उसकी जो मईशत है वो अमेरिका की मईशत से बहुत कम है, मगर फिर भी ये कि अभी जल्दी एक दिन आएगा चाइना एक ग्रेट पावर बन जाएगा, ये बातें होती थी। आज ये बातें नहीं हो रही। आज ये बात हो रही है कि चाइना एक ग्रेट पावर बन गया है। अब वो खत्म हो गई बात के बनेगा, चाइना बन गया है। चाइना इसलिए बन गया है कि उसने दो तीन चीजें नुमाया कर दी हैं। एक ये कि उसकी जो मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कोई कम नहीं है। जिस किस्म की वो परेड हुई है, और जहाँ जिस किस्म के उन्होंने हथियार दिखाए हैं, और जिस किस्म की वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर वो बने हैं, और कितनी उनकी रीच है। ये नहीं कि सिर्फ एशिया तक या साउथ चाइना सी तक या ताइवान तक। उनकी जो रीच है, जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और लेजर गाइडेड वेपन्स हैं, दे आर नाउ इन स्पेस एंड ओवर 20,000 किलोमीटर्स वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है चाइना ने कि जहां तक मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कम नहीं है। तो ये पहली दफा ये इस बात का एहसास हुआ है। पहले ये था कि अमेरिका बहुत आगे है, वेस्ट बहुत आगे है, चाइना जो है वो बहुत पीछे है। मगर दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जिसके साथ चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया है कि उनकी मिलिट्री माइट जो है वो बहुत एडवांस्ड है, और जो लोग तवक्को कर रहे थे वो गलत था। सबसे पहला इशारा तो पाकिस्तान के जरिए चाइना ने किया, और ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी मानता है। कभी कहता है 5 जहाज गिराए, कभी कहता है 7 गिरा दिए। और वो एक चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज असिस्टेंस और चाइनीज ट्रेनिंग के एक साथ मिलके ये हुआ कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट की, जो कि राफेल में थी और जो इंडिया के पास थी, वेस्टर्न प्लस इजरायली टेक्नोलॉजी, उसको डिफीट किया। तो पहला तो ये निशान था। उसके बाद ये परेड के अंदर जो उन्होंने हथियार दिखाए, दे आर इनक्रेडिबल। अभी तो सारी दुनिया लगी हुई है उन्हीं के ऊपर बात करने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज उन्होंने दिखाई है कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनके पास ऐसे हथियार हैं या इतनी हाई डेवलपमेंट कर दी। दूसरी चीज ये कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया। दिस इज दुनिया को तवक्को ये नहीं कर रही थी जी। तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट जो है ना वो दिखा दी है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये दिखाया है कि सवाए वेस्टर्न लीडर्स के बाकी सारी दुनिया जो है वो अब ग्रेविटेट कर रही है टुवर्ड्स चाइना। चाइना को तस्लीम कर रही है एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मल्टी पावर पोलर जो रियासत, ग्लोबल रियासत है, वो बन गई है। अब सिर्फ अमेरिका की रियासत नहीं है,
सोल सुपर पावर नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली चाइना इज नाउ अनदर सुपर पावर। और वो सुपर पावर जो है उसने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है और सबके साथ हाथ बढ़ा लिए, यहां तक कि वो इंडिया जो कि अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप को छोड़ के और एससीओ पे पहुंच गया क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है। तो चाइना ने बहुत बड़ी एक मैसेज दी है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारा यूरोप जो है इसको लेके बैठ के स्टडी करेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब वो जो इजारादारी थी, जो मोनोपोली थी वेस्ट की ओवर इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री माइट, वो अब खत्म हो गई है और खत्म होने जा रही है। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल जो चाइना ने दिया। ओके सेठी साहब, लेकिन आपने कहा भारत वहां पहुंच गया है, आपको नहीं लगता कि भारत आधा पहुंचा है? स्पेशली जो मैसेजिंग भारत के पर्सपेक्टिव से हुई कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीर तो शेयर की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ, बट एट द सेम टाइम वो परेड में मौजूद नहीं थे, जयशंकर उनके हमरा नहीं गए और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो डेलीगेशन में नहीं थे। नासाजी तबीयत वजह बताई जा रही है बेशक, बट भारत इस एससीओ में शिरकत के बाद खड़ा कहाँ है? वो तो ग्लोबल नॉर्थ को भी नहीं छोड़ पा रहा, और इसके बाद क्या वो मुकम्मल तौर पर इस कैंप में आ जाएगा? आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है भारत इस वक्त इतनी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। एक तरफ वो अमेरिका के कैंप में है, तजारत भी अमेरिका के साथ है और वहां से सरप्लस भी आता है। अमेरिका की मार्केट के बगैर बहुत मुश्किल है उनके लिए। उनकी आईटी जो सारी सर्विसेज है वो भी अमेरिका खरीदता है और बाकी जो कॉटन रिलेटेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो भी अमेरिका खरीदता है ज्यादातर, और उनका सरप्लस भी जो है वो अमेरिका से आता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक अमेरिका ने बनाया था चाइना के खिलाफ एक महाज, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। इसके अलावा फिर वो फाइव आइज भी है। तो बहुत सारे ऐसे महाज बनाए हैं अमेरिका ने और वेस्ट ने जिसके अंदर इंडिया जो है उनका हिस्सा है। अब इस इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा हो गया ओवर पाकिस्तान। इंडिया 20 साल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आती थी उनका यही रवैया था कि एशिया के अंदर हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को टैक्टिकली करना है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जो चाइना के खिलाफ खड़ी हो। तो उन्होंने इंडिया को बनाया था जी। अब इंडिया को आदत पड़ गई थी कि स्पेशल ट्रीटमेंट, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ मत मिलाएं, हाइफनेट मत करें। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहनी शुरू कर दी थी कि वी आर अ ग्रेट पावर, हम बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कहा था कि इजराइल कि क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब भी आ गया, कम्युनिस्ट बॉम्ब भी है, तो अब हिंदू बॉम्ब भी हमने बनाना है और बना लिया है। तो वो एक सिविलाइजेशनल अप्रोच ले रहे थे। उनका ख्याल था कि अब इसके बेसिस के ऊपर वो भी एक ग्रेट पावर, उनकी भी वही हैसियत हो जाएगी। और उन्हें स्पेशली फख्र था अपनी मईशत के ऊपर, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है, तो वी शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ ग्रेट पावर, मगर वो है नहीं। अभी मैं देख रहा था तबसरे जो इंडिया में हो रहे हैं वो अब ग्रेट पावर से हटके आ गए मेजर पावर। जहां मसला उनके लिए अब ये बन गया है कि जो ग्रेट पावर अमेरिका है वो समझता है कि ये ग्रेट पावर नहीं बन सकते, और हमारे अंडे हमने अपने इंडिया के अंदर बास्केट के अंदर नहीं रखने। वो इसलिए नहीं बन सकते, 2 वजूहत है अमेरिका समझता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया जो है ये अब हमारे काम का नहीं रहा। एक ये कि क्वाड के अंदर भी इंडिया जो है उसने पूरा अपना रोल नहीं अदा किया। इंडिया ऐसे ऐसे करता है बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी शो करना चाहता है। अमेरिका न्यूट्रलिटी को नहीं समझता, वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। और क्वाड के अंदर आप हमारे साथ हैं, हमने चाइना के खिलाफ एक महाज बनाया है, तो अब आप ये क्या, तो आप जो है कमजोर हैं आप तो। और वो कमजोरी कहां से नजर आई उनको?
ये जो पीछे जंग हुई पाकिस्तान के साथ, जी। अमेरिका वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये इंडिया के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान ने पिटाई कर दी हम्म। और पाकिस्तान के साथ चाइना मिल गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया। जी। तो इस इंडिया तो इसको हैंडल नहीं कर सकता। हम्म। फिर अमेरिका ने ये देखा कि अब फिर हमारे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता, तो चाइना के खिलाफ कहाँ खड़ा होगा। जी। तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने देखा कि भाई यार जरा देखें तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें दो तीन चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया। उन्हें एक तो ये नजर आया कि ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर कर डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी। क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े हैं। जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ, हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो जबरदस्त, ये तो जबरदस्त। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि यारो हमारी वो क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने कहा लो ए लो 2 मिलियन $10 मिलियन। और लो मेरी फैमिली का भी खाता पूरा हो गया। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा यार देखो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस है, ये सारे बैठे हुए वहां, बड़ा ही टेररिज्म का वो बेस है। तो पाकिस्तान के बगैर हम कैसे टैकल करेंगे उसको। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान, तो हमें तो यहाँ होना हमारा बड़ा जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं और टेररिज्म बन रही है अफगानिस्तान में। तो हमारा होना यहाँ जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमें यहाँ कोई लेवरेज मिलेगी। जी। और आखिरी पॉइंट ये है यार कल को अगर इसराइल के साथ करना है इस्लामिक वर्ल्ड ने, जी, तो पाकिस्तान के बगैर कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। जी। तो मेरा ख्याल है ये है कि इंडिया को जरा थोड़ा सा टाइट किया जाए। और तो जुबान इनको समझ नहीं आती, तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, दोनों का फायदा इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इंडिया की वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। अब पाकिस्तान को टैक्टिकली लिफ्ट कराने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इज नॉट सूटिंग अस एनीमोर। और अगर या तो हमारी सारी बात मान जाए तो फिर ठीक है, हमें जो हम कह रहे हैं वो करे, और अगर नहीं करता तो फिर देखा जाएगा। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो उसका सारा हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसके 3 सतून है। एक सतून ये है कि अंडर हिंदुत्व बीजेपी हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं जी। दूसरा सतून ये है कि हम अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और तीसरा सतून ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसी वजह से हमें वोट मिलता है। ठीक है। अब तीनों सतून जो है वो खतरे में आ गए। जी। खतरे में आ गए बिकॉज वो एक्सपोज हो गया है नरेंद्र मोदी। अमेरिका उसका दोस्त नहीं रहा उस तरीके के साथ, ग्रेट पावर वो बनने से रहे, वो तो अब कोई चांस ही नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ग्रेट पावर होता क्या है। तो और पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है जंग के अंदर, और कोई इम्कान नहीं है कि अगर इंडिया फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर भी इसी किस्म का जवाब मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, चाइना के उसके साथ है। इट्स वन, एक ही समझे आप फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो इसलिए इंडिया ने भी ये सोचा कि यार इस वक्त तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि फिर अमेरिका को भी कुछ ना कुछ तो सिग्नल जाना चाहिए ना कि भाई ऐसी तो नहीं है कि आप हमें एक पुश ओवर धक्का दें तो हम चढ़ जाएं। हम आपके गुलाम तो नहीं है, हम तो बहुत बड़े अभी भी ग्रेट पावर नहीं है, तो बिग पावर तो हैं, मेजर पावर तो हैं। चलो फिर हम भी जरा चाइना के साथ जाके बैठते हैं, थोड़ा अमेरिका को थोड़ी घबराहट तो होगी कि हम भी उठ के चले गए चाइना के उधर चले गए। तो इसलिए फिर ये इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ कुछ थोड़ा बहुत
किस तरह मेकअप करना चाहिए, और ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट हम कर सकें। अब पाकिस्तान तो मास्टर है इस बैलेंसिंग एक्ट का, इसको पता ही है आपको। अब इंडिया की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ कोई बैलेंसिंग एक्ट किया जाए, ताकि अमेरिका जो है वो भी रहे और हम एससीओ का हिस्सा भी रहें। अच्छा, इसमें जो एडवांटेज थोड़ा सा मिला नरेंद्र मोदी को, वो ये है कि रशिया भी ये चाहता है कि, और चाइना भी ये चाहता है कि इंडिया जो है अमेरिका से दूर हो और एससीओ में आए। और अगर वो एससीओ में आ जाता है तो उसका ये मतलब है कि वो चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है। बिकॉज चाइना का जो मॉडल है वो ये है कि ग्लोबली मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, जी। मगर एशिया के अंदर एक ही ग्रेट पावर है। दो ग्रेट पावर एशिया में नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बना है कि अब वो उसकी हैसियत क्या होगी। ना वो ग्रेट पावर है, ना वो एशिया के अंदर ग्रेट पावर बन सकता है। ग्लोबल तो छोड़ ही दे, यहाँ तो चाइना बैठा है जी। और सारी दुनिया ने जाके और चाइना को तस्लीम कर लिया है। सारे सेंट्रल एशिया ने तस्लीम कर लिया है, मिडल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है, लैटिन अमेरिका तस्लीम करने जा रहा है। तो ये इतना बड़ा जो चाइना ने ये जो कदम उठाया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसके साथ सारे जो इक्वेशंस थे पुराने वो सारे तब्दील हो गए। और इस वक्त जिन्होंने कहते हैं ना पसूड़ी पई यूरोप और अमेरिका इसके, अब आगे अब क्या होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। इससे मगरिब तो खासा खौफ महसूस कर रहा है, लेकिन इंडिया को अगर हम देखें तो एससीओ के मुकम्मल इत्तेहाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आज तक साबित हुआ है, वो चाहे यूक्रेन जंग का मामला हो और चाहे इसराइल ईरान तनाज़ा हो। उसके बाद अब हमने इस सेशन के मौके पे भी देखा कि जब मेंबरशिप की बात अजरबैजान और आर्मेनिया की हुई तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग पेजेस पे थे। आपने कहा कि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका से भारत दूर हो जाए, लेकिन चाइना ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने इख्तलाफात का खात्मा करें। और एससीओ से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद वो परेड में शिरकत किए बगैर यहां से निकल लिए। जापान का प्रेशर था उनके ऊपर सिफारती, या इन्हें पुराने जख्म इन्हें याद आ रहे थे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था मई के महीने में। तो सेठी साहब, जब तक एससीओ में इंडिया मौजूद है, आप समझते हैं कि इसके अहदाफ मुश्तरका हो सकेंगे? मुश्तरका तो हो जाएंगे, इंडिया हो या ना हो, बाकी सब एक तरफ है। तो आप देखिए ना, इंडिया ने पिछली दफा या कोशिश की थी ना कुछ कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर अपनी बात करवाई जाए। तो सेठी साहब इस बार आ गया ना, पहलगाम अटैक भी आ गया, तो क्या बैलेंस किया चाइना ने? नहीं, पहलगाम अटैक आया, ये तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। इसी तरीके के साथ जाफर एक्सप्रेस आ गई है, इंडिया के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। तो इसलिए वो तो पहले भी उन्होंने पहलगाम की बात हुई थी, और टेररिज्म, वो तो सारी ये जो एजेंडा जो है एससीओ का वो तो है ही ये सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म, तो वो तो जिक्र तो आना ही था, मगर इल्जाम नहीं लगाया किसी के ऊपर। तो इसलिए अब दोनों के आ गए ना, वो कहते हैं आप कर रहे हैं, वो कहते हैं आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव चीज निकल सकती है कि नहीं निकल सकती पाकिस्तान के लिए या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए। देखिए, चाइना की और रशिया की तो यही कोशिश होगी, इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो हस्ब मामूल पे आए, नॉर्मलाइजेशन हो, लड़ाई झगड़े बंद हो। मगर मैं ये समझता हूँ ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा है पहले दिन से, वो इट इज एंटी मुस्लिम जी। और अगर वो एंटी मुस्लिम है तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई बीजेपी चेंज हो जाए तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है, मगर अभी मैं समझता हूँ कि अभी तक तो वो इसी जिद पे लगे हुए हैं कि पहलगाम का जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो अभी पॉज पे है, इसको आपने खत्म नहीं किया। तो ये तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि ये पॉज को खत्म किया जाए। अब वो कैसे खत्म होगा बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और सॉरी करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी गलत रही, ये फैसला गलत था, और नई सोच करनी पड़ेगी। मगर उस सोच के लिए शायद नरेंद्र मोदी इज नॉट अप टू द जॉब। या हो सकता है कि इनको किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, अजीत दोवल की कुर्बानी देनी पड़े या जयशंकर की कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कुर्बानी तो नहीं देगा, और अगर कुर्बानी के बगैर वो रुख चेंज नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि इसके जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं, ना रशिया के लिए है, ना चाइना के लिए है, ना पाकिस्तान के लिए। ये सबसे ज्यादा जो हेडेक है, जो
और जो मसला बना हुआ है वो इंडिया के लिए है। क्योंकि इंडिया ना अमेरिकन कैंप का रहा है ना इधर का कैंप में है। और आजकल के दुनिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों में पाँव रखें। जो पुराने जमाने में 50s और 60s में नॉन अलाइंड का जो इशू था, अब तो नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गई। कोई नॉन अलाइंड नहीं, एवरी स्टेट के किसी ना किसी जगह पे इंटरेस्ट है और वो कहीं और छोटी स्टेट्स हैं जो कि जिनकी अहमियत नहीं है, मगर बड़ी स्टेट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान छोटी स्टेट है, पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, मगर इंडिया नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने बारे में ये नहीं समझता कि मैं ग्रेट पार हूँ, वो कहता है असि इत्थे भी बैठे हैं, इत्थे भी बैठे हैं। मगर इंडिया तो कहता है हम यहाँ बैठे, अब किसी की कश्ती में नहीं बैठे, अब तो यहाँ बैठे। हाँ, असि चौधरी हैं। तो वो पाकिस्तान तो कहता है लो जी असि इत्थे भी बैठे, इत्थे भी बैठे हैं, इत्थे भी सलाम करने, उत्थे भी सलाम करने। ठीक है ना। हाँ। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेगा? अब इनको अपनी नई फॉरेन पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। क्वाड जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वाड में। क्वाड बनी थी पंगा लेने के लिए चाइना के साथ जी, ताइवान, इसीलिए अभी भी वहां इन्होंने अपनी गन बोट्स और इनकी अपनी नेवी से भी वहां रखी हुई। मगर चाइना इज नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद एनीवन। चाइना के बड़ा पेशेंस है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन, बट उनका तो ये है कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और सिक्योरिटी जो है वो मुश्तरका होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो इसलिए अभी इंडिया तो इस फलसफे को नहीं मानता ना, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना चाहता। ठीक है। और पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े के लिए सीओ समिट से भी बहुत कुछ मिला और उसके बाद परेड से भी बहुत कुछ मिला, जिसपे तबसरे हो रहे हैं भारत में। और क्यों, एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, आलमी रहनुमा इनवाइटेड थे परेड में, उन्होंने शिरकत की, उसकी एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर तबसरा भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उन्होंने कहा कि वो बहुत क्लोजली उन्होंने देखा और जाहिर है उनको दिखाया जा रहा था, ये उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर पैगाम दिया। लेकिन एक और चीज़ जिसने सबको हैरान किया और आपने उस पर तबसरा भी कर दिया कि पाकिस्तान यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, इधर भी और उधर भी जलवे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसमें मदऊ थे, उन्होंने वहाँ शिरकत की। उसके बाद उन्होंने अहम मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन इनका जाना खुसूसन भारतीय मीडिया को बहुत चुभा है। क्या समझते हैं आप, ये गैर मामूली था उनका विजिट चाइना का? जी हाँ, गैर मामूली था। चले, ये तो है मामलात के। अभी एससीओ के बतन से और भी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सी हेडलाइंस बनेंगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको क्लोजली देखा। मगरिब के तबसरे, फिनलैंड के प्रेसिडेंट के तबसरे भी सामने आए हैं कि ये मगरिब के लिए इत्तेहाद बना है। देखते हैं उनकी पॉलिसी आगे किस तरह शेप अप होती है। अब पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं तो एक तशवीशनाक खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, वो इमरान खान साहब बानी पीटीआई उनकी अदालत के हवाले से है, जिसमें एक रिपोर्ट जमा कराई गई है अदालत में, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें 2 आर्जे लाहक हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें वर्टिको भी है और कान की बीमारी की वजह से टेनाइटिस का मरज भी लाहक हो चुका है। सेठी साहब, ये रिपोर्ट तो अब जमा कराई गई है, लेकिन ये मुआयना 2023 से चल रहा है और इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स और डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट हैं उनका मुआयना करते आ रहे हैं। लोग इसको बहुत क्लोजली इस तरह देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले बुशरा बीबी की अदालत के हवाले से खबरें आई और उसके बाद अब इमरान खान साहब की सेहत को लाहक खतरात के बारे में बात की जा रही है और इससे बहुत से चहमगोइयाँ भी जन्म ले रही हैं कि उन्हें जान को खतरा है या वो इसी बहाने अस्पताल शिफ्ट किए जा सकते हैं। आपकी नज़र में ये क्या है? देखिए, ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है और ऐसी खबरें आती हैं उस वक्त जब कुछ हलचल होने लगता है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत सी खबरें, बहुत सी रिपोर्टें हुई, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए और मेरा ख्याल है कि आप लोग भूल जाते हैं मैं जब कुछ इशारे करता हूँ। मेरा ख्याल है कि तैयारी हो रही है, सूनर और लेटर वो बनी गाला जाएंगे मियां बीवी दोनों। लेकिन उसमें असाबी निज़ाम की कमज़ोरी से इसको कनेक्ट किया जा रहा है सेठ साहब, स्ट्रेस से कनेक्ट किया जा रहा है, डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारियां सानवी तौर पर होती हैं, तो वो तो फिर मेरिट पे होगी। देखिए 2 साल तक तो उन्होंने डट के जेल काट ली, ये भी हो सकता है कि प्रेशर हो बहुत ज़्यादा और जाहिर है वो होगा, तो ये तो फिर इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें मुंतकिल करना तो बनता है। देखिए ना, जो जाता है वो आके कहता है तकड़े हैं, मतलब फर्स्ट क्लास, तो एकदम वो तकड़े कहाँ गए जी। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 1-2 महीने के अंदर अंदर वो चले जाते हैं बनी गाला तो अच्छी बात है, सेहत भी अच्छी हो जाएगी और मेरा ख्याल चुप भी कर जाएंगे, अच्छी बात जी। शायद कोई रास्ते निकल आए आगे बढ़ने के।
और तबसरों में ये भी जानदार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब इमरान खान साहब की खामोशी मतलूब है। लेकिन एक और शख्सियत जो खामोश नहीं रहती वो है अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत। सेकेंड लास्ट ट्वीट में इमरान खान साहब ने उनको टारगेट किया था, लेकिन कोई हुक्म उनके हवाले से फैसला जारी नहीं किया था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने आउट ऑफ नोवेयर अपनी पार्टी से हटके और अपनी जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके नैरेटिव से, स्टांस से हटके कालाबाग डैम की हिमायत कर ली है, जिसको काफ़ी शक की निगाह से देखा जा रहा है कि ये तो खुलेआम वो इस मौक़िफ़ है जो इस्टेब्लिशमेंट का रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, खुल के बैटिंग कर रहे हैं। अब वो सामने आ गए हैं ना कि अली अमीन गंडापुर इसलिए अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं क्योंकि उनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सीधी सी बात है। अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि मैं रोल भी अदा करना चाहता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पहले शक शुबात थे, अब वो सामने बात आ गई। और देखिए, उन्हें पता है इस बात का, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि आप इतनी सेंसिटिव प्रोविंस के अंदर यू कैन नॉट हैव एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीफ मिनिस्टर। ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत से सीरियस इश्यूज हैं वहाँ। सो वहाँ या तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अब वो इमरान खान, मेरा ख्याल है वो भी, उनको भी इस बात का एहसास है। ये नहीं है कि जी वो मिलेंगे तो होगा और नहीं होगा। खान आज चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है, वन वर्ड फ्रॉम खान के रिमूव गंडापुर, मगर खान नहीं कर रहा ना। तो खान को भी पता है कि इनका एक रोल है और गंडापुर वो रोल अदा कर रहे हैं। बाकी पार्टी को नहीं पता। बाकी पार्टी तो कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। वहाँ ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं, पॉलिसी इश्यूज भी हैं, मगर मेरी ये यकीन है कि गंडापुर और इमरान खान एक ही सफ़े पे हैं। और नए सूबों के हक में बयान देना या सदारती निज़ाम की हिमायत में बोलना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेलना, ये अपने बचाव के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल, टोटली अपनी सर्वाइवल के लिए है। एस्टेब्लिशमेंट को एहसास दिलाना कि देखिए मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, आई एम योर मैन। और इस तरह से कुर्सी बचा पाएंगे। देखिए ना, ये कालाबाग डैम कहने का तो तुक ही कोई नहीं था ना। इसकी तो डिबेट ही नहीं है, बहस ही नहीं है जी। इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है। तो इसका ये मतलब है कि ही इज इन द राइट कैप। यस, और वो अपनी बातों से, अपने बयानात से हलचल किसी भी वक्त मचाने की पोजीशन में है। उनके इस बयान के बाद से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वंस अगेन ही इज इन द न्यूज़। वापस आते प्रोग्राम में हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, लेकिन एक हद के बाद ये हुस्न जो है वो बदनुमा लगने लगता है, स्पेशली जब ख्वाजा आसिफ साहब जैसी ज़िम्मेदार शख्सियत जिस नौयत के बयानात दे और उसके बाद उन्हीं की पार्टी का एक शख्स असम्बली के फोरम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाए। तो सेठी साहब, इसको क्या मैसेजिंग समझा जाए जब ये कहा जा रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ पर तनकीद बड़ों की अप्रूवल के बगैर नहीं की। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब को इस तरह से ख्वाजा आसिफ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? ख्वाजा आसिफ कभी कभी तो खुद ही बात कुछ कर देते हैं विदाउट प्रोवोकेशन, कभी कभी पूछ के बात करते हैं। अब वो ये जो बातें की हैं उन्होंने, ये खुद ही सोच के की हैं या पूछ के बातें की हैं? अच्छा, एक फलसफा ये है कि क्योंकि उनके किसी दोस्त को या एसोसिएट को पंजाब गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया है और ख्वाजा साहब नाराज हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बेइज्जती हो गई है। एक फलसफा, एक थ्योरी तो ये चल रही है कि वो मरियम के खिलाफ हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों किया। मगर ख्वाजा साहब को पता है इस एक बात का कि मरियम बीबी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी विदाउट चेकिंग विद कबूतर खाना। What is this? I don't get it. तो अब तो इसलिए अब ख्वाजा साहब कंफ्यूज हो गए कि यार है होया कि। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी अटैक जो की है, वो अटैक जो है दैट इज ऑन ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नमेंट। वो मेरा ख्याल है वो पूछ के की है, क्योंकि कुछ तनकीद तो हो रही है ना कि सियासी तौर पे नून लीग गवर्नमेंट जो है वो काम पूरा नहीं कर रही और अभी भी गाली बड़ी पड़ रही है, और आगे जाके तो सियासी तौर पे हमें सपोर्ट चाहिए, मगर वो सपोर्ट क्या होगा? नून लीग इज नॉट एबल टू गेट द पीपल टुगेदर अराउंड इट। तो वहां भी तनकीद तो की जाती है बिहाइंड द सीन्स। तो अब इन्होंने तो ये मेरा ख्याल है पूछ के सेकंड अटैक जो किया पूछ के की है।
कि कर दो पै जाओ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी नु भी और करप्शन और ये वो सारा कुछ। और मगर दूसरी तरफ से हनीफ अब्बासी साहब ने जो किया जी। है वो भी पूछ के किया अब है। कैंप किसका कौन सा है, ये खुरा हाँ कौन ये अब ढूंढेगा? आप समझ ही लें। हाँ। तो हनीफ अब्बासी साहब का तो वो कैंप नहीं है जो ख्वाजा साहब का कैंप। तो बस अब आप समझ जाएं कि हनीफ अब्बासी साहब ने किन्ने अख मारी के पै जाओ ते ख्वाजा साहब ने किन्ने अख मारी थी पै जाओ। तो जैसे कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर हो रही है। प्रॉक्सी वॉर, यस, दिस इज द राइट टर्म। और वो भी विद इन पार्टी प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। तो ये चीजें चलती चलती रहती है पार्टी हैं। के अंदर। हाँ तो आप देखें ना कि उन्होंने कहा जी तो तकलीफ हो रही तो रिजाइन करें जी। फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। हाँ। कहाँ रिजाइन करेंगे, मगर ये है कि उनको साथ नहीं लेके गए प्राइम मिनिस्टर साहब। जी। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर अगर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, तो शायद डिफेंस मिनिस्टर पे जाना भी बनता था। तो उनको भी सिर्फ अब्बासी साहब का पैगाम नहीं, किसी और भी एक पैगाम है ये वाला। मिलिट्री परेड में ये जाना भी एक बनता है। था, क्योंकि इसहाक डार साहब भी वैसे गए वजीर आजम के हमरा, तो फील्ड मार्शल के हमरा तो ख्वाजा आसिफ जा सकते थे। जा सकते थे मगर नहीं लेके गए। तो ख्वाजा साहब को भी पैगाम दिया है। तो उधर तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं। आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट सीरियसली। ख्वाजा साहब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, लगे रहेंगे, कभी इधर कभी उधर वो लगे रहेंगे। और आपका मीडिया जो है उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दो लोग हैं जिनके बगैर पाकिस्तान का मीडिया जिंदा नहीं रह सकता। कौन चले आप बताएं वो कौन से हैं? मुझे तो पहले शेख रशीद और फैसल वावडा साहब लगते थे, लेकिन अब इमरान खान साहब हैं और नहीं मैं नून लीग के अंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नून लीग के अंदर मरियम हाँ। नवाज और राना सनाउल्लाह। एक ख्वाजा आसिफ और एक राना सनाउल्लाह। राना मरियम तो सनाउल्लाह। नहीं आती ना, इंटरव्यूज नहीं देती ना। हाँ। हर रोज शाम को या राणा साहब बैठे होते हैं या जी। ख्वाजा साहब बैठे होते हैं। आपने देखा राणा साहब ने कहा कि नहीं ख्वाजा साहब को हाँ। ये कहना नहीं चाहिए था, या अब्बासी साहब को ये कहना नहीं चाहिए जी, था, नहीं कहना। कोई इस किस्म की बात की जी। है ना। तो ये दो जो है ना, ये नून लीग की टीम है ना, ये ओपनिंग बैट्समैन है उनके दोनों। अच्छा, तो वो जरा थोड़ा बहुत आपस हाँ तो ये आपस में एक दूसरे को कभी तनकीद नहीं करेंगे। शुगल मेला चलता रहेगा। बहरहाल ये गुड कॉप बैड हाँ। कॉप का खेल है, हेडलाइंस बनाता है। और बकौल हनीफ अब्बासी साहब के ख्वाजा आसिफ को है वायरल होने का शौक, लेकिन पिछले आसिफ के इस्तीफे के हवाले से भी खबरें चलाई गई कि उनसे डिमांड किया गया। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई, लेकिन सेठी साहब का एनालिसिस ये कहता है कि इस्तीफा तो नहीं आने वाला, ख्वाजा साहब अपनी जगह बरकरार रहेंगे। आपके जहन में उस सवाल नंबर पर भेजा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।